बच्चों, हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया है, विद्युत चालन। अब उसी लेसन में जो हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, इसमें हम कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे। हमने एक तार लिया है, ये एक तार है और इस तार में हमने एक विद्युत क्षेत्र लगाया बैटरी के द्वारा। अब इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस तार में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक अनुगमन वेग कार्य करेगा। क्यों कार्य करता है बच्चों, क्या होता है अनुगमन वेग की परिभाषा मैंने आप लोगों को समझाई भी थी कि जब हम किसी चालक तार को विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं तो उस चालक तार पर के में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है। इस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जब गति करते हैं तो बीच बीच में जो धनायन है उनसे टकराते हैं और टकराने के कारण क्या होता है, इनके वेग में त्वरित वृद्धि नहीं हो पाती। बस इनको एक सूक्ष्म नियत वेग मिलता है, वो भी उच्च विभव वाले सिरे की ओर। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इन लोगों को एक सूक्ष्म नियत वेग मिलता है जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो हमने इस अनुगमन वेग को मान लिया Vd है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, अब जो फॉर्मूला कहता है धारा का, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, जहाँ A हमारा क्या है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब जहाँ n हमने मान लिया, n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो n है वो खाली मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं है, वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। और Vd क्या है, अनुगमन वेग। तो 1 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये क्या हो जाएगी बच्चों। इसके लिए यहाँ देखो, मान लो ये हमारा A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और Vd क्या है, अनुगमन वेग, यानी कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ आ जाता है, ये हमारा Vd हो गया। तो जो 1 सेकेंड में उसने कितना आयतन कवर किया, क्षेत्रफल इंटू दूरी, यानी A इंटू Vd हो जाएगा। ठीक, अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो n है, तो A इंटू Vd में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू A इंटू Vd, यानी 1 सेकेंड में जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारी क्या होगी, NaVd। ठीक है, अब t सेकेंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, NaVd इंटू टी, क्योंकि भाई 1 सेकेंड में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे, तो t सेकेंड में कितने गुजरेंगे, NaVd इंटू टी। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा हमारी E है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ही हैं, इन पर कुल कितना आवेश हो जाएगा, ई का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो NeAVd इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू Q/T होता है, क्यू की वैल्यू को यहाँ पर आप रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, NeAVd इंटू T/T, टी से टी कट जाएगा तो NeA इंटू Vd। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बच्चों आया, ये क्या आ गया, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। तो यहाँ से जो Vd की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, I/NeA। तो आप इस ये फॉर्मूला भी लर्न कीजिए, ये भी, क्योंकि ये अगर आपको NeAVd इन चारों की वैल्यू पता है तो आप धारा का मान निकाल सकते हैं। और अगर आपको से कहा जाए अनुगमन वेग निकालिए, बाकी क्वांटिटीज आपको पता हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व बच्चों क्या होता है कि किसी चालक में अगर मान लो ये कोई एरिया है हमारा, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर और क्षेत्रफल के लंबवत, ये क्या शो कर रही है, जो लाइन से क्या शो कर रही है, क्षेत्रफल के लंबवत। तो किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे J से प्रदर्शित करती हैं। तो अगर A एरिया से
हमारी आई धारा बह रही है, तो एकांक से कितनी बहेगी, I/A, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, J। और J कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में हम J = I/A है, अगर A की वैल्यू 1 रख दें तो J = I आ जाएगा। यहीं से आपकी परिभाषा बनी थी कि किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व की दिशा बच्चों क्या होगी, किसी बिंदु पर जो धारा घनत्व की दिशा होगी वो इस बिंदु तक धनावेश के चलने की दिशा होगी। मतलब इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपको निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर धारा घनत्व की दिशा निकालनी है, तो जो धनावेश इस डायरेक्शन में चलेगा, जिस भी डायरेक्शन में चलेगा, वो क्या हो जाएगी, उसकी धारा घनत्व की दिशा। मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों, J = I/A होता है। I का मात्रक रखिए, A का मात्रक रखिए। I हमारी धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ I की वैल्यू का आप रख दीजिए, A से ये काट दिए, तो J का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NEVD। तो जो धारा घनत्व है, ये धारा घनत्व हमारा किसके टर्म्स में है, अनुगमन वेग VD के टर्म्स में है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गतिशीलता निकाल लेंगे। गतिशीलता क्या होती है, किसी भी आवेश वाहक के अनुगमन वेग VD और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं, और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बच्चों बस ये फॉर्मूला ध्यान रख लो कि म्यू = VD/E होता है, जहाँ VD क्या है, अनुगमन वेग, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी चार्ज कैरियर के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता। ठीक है, अभी आप लोगों ने धारा घनत्व के टर्म्स में VD का फॉर्मूला निकाला था, J = NEVD होता है। यहाँ से VD = JNE हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए, तो म्यू = हो जाएगा J/NE × E। ठीक है, अब क्योंकि VD = E τ/m होता है, ये डेरिवेशन आप लोग आगे भी देखोगे, जहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, τ श्रांतिकाल है, और m द्रव्यमान है। अगर इस VD की वैल्यू को हम ऊपर यहाँ इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, म्यू = VD/E। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको रख दिया, तो ये म्यू = E τ/m। ठीक है, VD/E था, तो E τ/m × E से E कट जाएगा, तो म्यू = हो जाएगा E τ/m। यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो कि जो गतिशीलता होती है वो श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर श्रांति काल घटेगा तो गतिशीलता भी घटेगी, और अगर श्रांति काल बढ़ता है तो गतिशीलता भी बढ़ेगी। श्रांति काल किस पर डिपेंड करता है, टक्करों की संख्या पर, कि एक सेकंड में कितनी टक्करों की संख्या हो रही है, ये कितने समय में टक्कर है, कितने समय में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धनायनों से टकरा रहे हैं, है ना। तो जो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने से बच्चों क्या होता है, जैसे ही आप ताप बढ़ाते हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनका वेग वर्ग माध्यमूल चाल होती है, जो √m² वेलोसिटी होती है, वो परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनकी √m² वेलोसिटी बढ़ जाएगी। √m² वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, ये हमारा धनायन है, और इनके बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन्स गति करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इनकी धनायनों से टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जब प्रति सेकंड धनायनों से टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो श्रांतिकाल क्या होगा, घट जाएगा। भाई उतने समय में ज़्यादा बार टक्कर करेगा तो श्रांतिकाल घटेगा। जब श्रांतिकाल घट जाएगा तो आप लोगों ने पीछे देखा कि म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू τ था, तो उसका गतिशीलता भी क्या होगी, घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता क्या होती है, घट जाती है। क्यों, क्योंकि जो √m² वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो अणुओं की वर्ग माध्यमूल, परमाणुओं की, अणुओं की धनायन जो भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनकी वर्ग माध्यमूल चाल बढ़ जाती है, √m² वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब √m² वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब एक सेकंड में इस इलेक्ट्रॉन की धनायन से टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जब ये ज़्यादा बार टकराएगा तो श्रांतिकाल घट जाएगी, यानी कि समय घट जाएगा।
समय घटेगा तो क्या होगा, गतिशीलता भी घट जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा वैद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत चालकता, है ना। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत विभवांतर V और I क्या है, उसमें बहने वाली धारा। तो विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अगर हम एक तार लेके चलें, इस तार में सपोज V, इसके तार के सिरों के बीच विभवांतर V है, उसमें अगर I धारा बहती है तो विद्युत विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। एक बच्चे की बात यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ V हमने कैपिटल V लिखा है, जहाँ कैपिटल V लिखा जाता है उसका मतलब होता है विभवांतर, जहाँ स्मॉल v लिखते हैं वहाँ है वेग, और जहाँ v के नीचे हमने सफिक्स d लगा दिया इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। तो जब भी आप कैपिटल V को देखोगे इसका मतलब वो क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर है। ठीक है। तो अगर चालक के सिरों के बीच हमने विभवांतर लगाया, धारा आई थी, तो फॉर्मूला हमारा प्रतिरोध का क्या आ गया, R = V/I। अब अगर यहाँ पर इनके हम मात्रक रख दें, V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है, जो प्रतिरोध R है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है। तो जो R का मात्रक है वो हमारा क्या निकल के आ गया, ओम निकल के आ गया। ठीक। अब यहाँ पर अगर V की वैल्यू हम रख दें 1 वोल्ट और I की जगह रख दें 1 एम्पियर, जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर यानी कि 1 ओम। यहाँ से 1 ओम की परिभाषा हम दे सकते हैं। ये हमने एक तार लिया, इस तार के सिरों के बीच जो विभवांतर हमने कितना लगाया, 1 वोल्ट लगाया, और इसमें जो बहने वाली धारा है वो हमारी क्या है, 1 एम्पियर। तो अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच आप 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हो और उसमें बहने वाली धारा अगर एम्पियर है तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। ये होगी हमारी 1 ओम की परिभाषा। यहीं से बच्चों हमने दी, 1 वोल्ट हमारा क्या था, विभवांतर था, और 1 एम्पियर क्या थी, धारा थी। तो अगर चालक के सिरों के बीच हम 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं और उसमें बहने वाली धारा अगर 1 एम्पियर है, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है। ओम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो 1 मेगा ओम = कितना होता है, 10⁻6 ओम, और 1 माइक्रो ओम = क्या होता है, 10⁻⁻6 ओम। ध्यान रखना, मेगा है तो +6 और माइक्रो है तो -6। अब इसके बाद बच्चों आता है कि जो विद्युत चालकता क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अगर विद्युत प्रतिरोध हमने किससे दिखाया था बच्चों, R से दिखाया था, उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कर दें यानी कि 1/R। तो विद्युत प्रतिरोध के इस व्युत्क्रम को हम कहते हैं विद्युत चालकता। ठीक है। और जो R का मात्रक क्या है, अभी तुम लोगों ने निकाला ओम, 1/ओम। अगर हम चालकता में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ओम, और उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। तो जो चालकता होती है, विद्युत चालकता, उसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, या मोह भी इसको बोलते हैं। ये किसका मात्रक है, विद्युत चालकता का। ठीक। तो विद्युत चालकता बराबर क्या होता है हमारा, विद्युत चालकता बराबर होता है 1/R, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स या मोह होता है। अब बच्चों हम जो लेके आ रहे हैं ओम का नियम, ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और बहुत पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। इसको ध्यान से आप लोग सुनिए और समझिए कि ओम का नियम क्या कहता है कि अगर हमने कोई चालक तार लिया, मान लो आपने एक तार लिया और उस तार की, ये कोई तार है, इस तार की आपकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। भौतिक अवस्था मतलब आपने इसके प्रेशर में या टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो इस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगा है, अगर मान लो सपोज विभवांतर V लगा है और उसमें बहने वाली धारा अगर I है, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और धारा I का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ये हमारा ओम का नियम है। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर
उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में लिखोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू आई। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। यही हमारा क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो V अपॉन आई का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज़ें ठीक है। कोई भी ओम का नियम किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन इसमें आपको देनी पड़ेगी कि भौतिक अवस्था हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। ताप और दाब को हमने कैसा रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। ठीक है, तो जब हम V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि भाई जब आप V का मान बढ़ा रहे हो तो I का मान भी बढ़ रहा है, तो जब आप क्या करोगे, इनके बीच में ग्राफ खींचोगे, I को अगर हम X एक्सिस पर ले और V को जब हम Y एक्सिस पर लेते हैं, तो इनके बीच खींचा गया ग्राफ हमको कैसा मिलता है, एक सीधी रेखा मिलता है। लेकिन ये जो नियम होता है वो खाली मेटल कंडक्टर्स के लिए ही पॉसिबल है। डायोड हैं, ट्रायोड्स होते हैं, जो तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनके लिए ये नियम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इस नियम का पालन नहीं करते, केवल धातु चालकों के लिए ये नियम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहाँ से जो सीधी रेखा जा रही है, अगर इसका हम स्लोप निकालें तो वो स्लोप हमारा क्या होगा, R के बराबर होगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ठीक, अब अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम को कैसे निकाल सकते हैं, ये डेरिवेशन देख लो बच्चों, आता भी कभी कभी। जहाँ हमने माना एक चालक तार है, उस चालक तार की लंबाई कितनी, L क्या है, L है, और उसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल हमने मान लिया क्या है, A है। उसके एकांक आयतन से निकलने वाले, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमने n मान ली। V हमने मान लिया तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर है। I उसमें बहने वाली धारा है। और VD क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग है। ठीक है, तो आप लोगों ने बच्चों पीछे पढ़ा था फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA इंटू VD। ठीक, अब हमने क्या किया, इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही आप बैटरी से जोड़ते हो, चालक तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक बल कार्य करने लगता है, और उस बल की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी प्लस से माइनस की ओर ऐसे होगी तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर एक बल कार्य करने लगता है। क्यों बल कार्य करता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, और वो बल क्या करता है, इसमें त्वरण को उत्पन्न करता है। ठीक है, वो बल क्या करेगा, इसमें हमारा त्वरण को उत्पन्न करेगा। तो उस त्वरण के कारण क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बार बार धनायनों से टकराते हैं, इसीलिए इनका वेग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। उनके वेग में सूक्ष्म नियत वृद्धि ही, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक सूक्ष्म नियत वेग ही मिल पाता है ना। हमने माना कि जो तार की लंबाई है वो L है, अगर तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन D से V अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, जब V अपॉन L हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश E हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, E इंटू ई। अब इस E की वैल्यू को बच्चों आप यहाँ पर रख दीजिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV अपॉन L। अब इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, A इज इक्वल टू F अपॉन M के फॉर्मूले से F की वैल्यू को जब आप यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा EV अपॉन L इंटू M। ठीक है, अब टॉ क्या है हमारा, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल। जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है उस बल के कारण, तो जो धनायन है, इन धनायनों के बीच में वो टकराता है इलेक्ट्रॉन, तो लगातार दो धनायनों के बीच में दो लगातार टक्करों के बीच का समय अंतराल हमने मान लिया क्या है, टॉ। ठीक, जैसे ही वो बल के कारण चलना शुरू होता है वो टकराता है, तो उसके वेग में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी त्वरण के कारण, इस त्वरण A के कारण। तो हमने मान ली जो वृद्धि होती है वेग में वो होती है A इंटू टॉ। ये किस फॉर्मूले से निकाला है बच्चों, देखो बच्चों त्वरण का फॉर्मूला A इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, है ना। तो समय अंतराल हमारे पास टॉ है,
वेग में वृद्धि हमने मान ली सपोज स्मॉल v है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a इंटू डॉ। ठीक, अब जब आपने इस तार पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था उस समय इलेक्ट्रॉन्स का जो ऊष्मीय वेग था वो हमारा क्या था, u1 था। जब आपने विद्युत क्षेत्र को लगा दिया तो क्या हुआ, इसके वेग में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, a टॉ के बराबर वृद्धि हुई। तो उसका जो नेट वेग हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वो वेग बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस a टॉ 1। अब क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने मान लिया वेग दूसरे का u2 प्लस a टॉ 2 हो गया, तीसरे का u3 प्लस a टॉ 3 हो गया, चौथे का u4 प्लस a टॉ 4 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या होता है बच्चों, इन सारे वेगों का एवरेज, वही हमारा क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। तो जो Vd होगा हमने वो कैसे निकाला, सारे जो वेगों में वृद्धि हुई, जो सारे नए वेग बने, उन सब का हमने एवरेज ले लिया। अब इसमें आप क्या करोगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन n इसको अलग कर लो, प्लस a टॉ 1 प्लस a टॉ 2 प्लस a टॉ 3, इन सबको अलग कर लिया और a को हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 अपॉन n। ठीक है, अब आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा था कि जब हम किसी तार को विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं तो उसका जो एवरेज वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो इसीलिए ये जो एवरेज वेग है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो Vd की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू टॉ के बराबर आ जाएगी। तो जो अनुगमन वेग हो गया हमारा Vd, वो किसके बराबर हो गया, EV अपॉन ml इंटू टॉ के बराबर हो गया। ठीक, अब यहाँ हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या रख दी, जो पीछे निकाला था इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। अब E अपॉन m को हमने एक साथ ले लिया, V अपॉन l को अलग लिख दिया इंटू टॉ। ठीक, V अपॉन l हमारा किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, इसकी जगह हमने पूरा E लिख दिया। तो E कैपिटल E अपॉन m इंटू टॉ, ये हमारा क्या बन जाएगा, अनुगमन वेग का फॉर्मूला। अब जो बच्चों तुम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। इस वी डी की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो एन ई ए ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टॉ हो जाएगा। ये हो जाएगा एन ई इंटू ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम ए इंटू ई। ठीक, ई की वैल्यू को फिर से यहाँ पर रख दो, वी अपॉन एल, हमने यहाँ रख दिया वी अपॉन एल। अब बच्चों इसमें देखिए ये सारी वैल्यूज़ तो हमारी कांस्टेंट है, इस L को हमने इसके नीचे ले लिया, A अपॉन एल इंटू वी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये सारी वैल्यूज़ हमारी कांस्टेंट थी, E इंटू ई स्क्वायर हो गया, N कांस्टेंट हो गया, टॉ कांस्टेंट हो गया, M कांस्टेंट हो गया, इन सबको एक साथ लिख दिया और A और ये E हुआ, E की जगह फिर से V अपॉन एल लिख दिया और L को इसके नीचे लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से अगर हम V का मान निकालेंगे, I को V के नीचे ले लो, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन ई स्क्वायर टॉ L अपॉन ए। तो यहाँ से बच्चों देखो V अपॉन आई की वैल्यू हमारी आ गई, ये आ गई। अब क्योंकि बच्चों ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो हमने एक कांस्टेंट लिख दिया R, और इसी को वो बोलते हैं हम प्रतिरोध। तो हमने क्या निकाला है बच्चों, यहाँ से हमने ये निकाला कि V क्या है, तार के सिरों के बीच विभवांतर, कि तार के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का मान अनुपात कैसा है, एक नेतांक है। और यही हमारा क्या है, ओम का नियम। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो R है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, M पर भी डिपेंड कर रहा है, N पर, E पर, टॉ पर, L पर और A पर, है ना। तो R की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन ए। अब अगर आप तार को मोड़ते हो, हमने एस की शेप में मोड़ा, एन की शेप में मोड़ा, 8 की शेप में मोड़ा, लेकिन तार की लंबाई हम चेंज नहीं करते तो उसका प्रतिरोध नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि जो आर है वो एन पर और टॉ पर डिपेंड कर रहा है ना। जब आप तार को मोड़ते हो तो उसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो नहीं बदलती और शांति काल नहीं बदलता। जब ये दोनों चीज़ें हमारी नहीं बदलती, एन और टॉ, एल और ए तो कांस्टेंट है क्योंकि तार की लंबाई वही है, तो आर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो तार को मोड़ने पर उसका प्रतिरोध नहीं बदलता। तार का प्रतिरोध क्यों बदलता है, जब आप उसकी लंबाई को बदलते हो, क्योंकि आर इस फॉर्मूले से देख सकते हो, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है।